नमस्कार दोस्तों। ईडी के दुरुपयोग पर फंस गए मोदी और शाह। सुप्रीम कोर्ट ने क्या छीन लिया सबसे बड़ा हथियार? आखिर किसके इशारे पर ईडी ने लांघी अपनी सीमाएं? आखिर इस बीच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी कि जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में उसे जमकर के फटकार का सामना करना पड़ा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आपने सारी सीमाओं को लांघ दिया है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के इशारे पर ईडी ने ये सारी की सारी कार्रवाई की है? आखिर ईडी को मोदी और शाह के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर क्यों दर्शाया जा रहा है? और ये क्यों कहा जाने लगा है कि वक्त नजदीक आ गया है कि जब मोदी और शाह के हाथ से ईडी जैसा हथियार अब छिनने वाला है? तो क्या वाकई ईडी अब मोदी और शाह के हाथ से आजाद हो जाएगी? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई नया बड़ा फैसला देने वाला है? और क्या वाकई ये सारी चीजें संभव है? दोस्तों, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी एजेंसी है जिसके दम पर मोदी और शाह विरोधियों विपक्षियों पर दबाव डालते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और सरकार गिराने सरकार बनाने के आरोप ये उन पर पहले भी लगते रहे हैं। मगर अब कुछ ऐसा हुआ जिस कारण मोदी शाह के हाथ से ईडी का हथियार छीनने की बात की जा रही है और माना यह जा रहा है कि ईडी के खिलाफ मुहिम और सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग को देखते हुए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठने लगी है और सुप्रीम कोर्ट के तेवर से ये लग रहा है कि अब ईडी को मोदी शाह के रिमोट कंट्रोल से आजाद करवा दिया जाएगा। मगर कैसे? क्या ये इतना आसान है? क्या कार्रवाई वाकई ऐसी होने जा रही है? ये आपको विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले आपको बताएं कि 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की लंका लगा दी। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पर छापेमारी के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है। दोस्तों, आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पर डीएमके और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यानी कि विपक्षी और विरोधी पार्टी की सरकार। और ऐसे में वहां पर जो कार्रवाई ईडी के जरिए की गई, जिस तरीके से तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर छापेमारी हुई, उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने टेस्मैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक भी लगा दी है, जिसमें कथित 1000 करोड़ का घोटाला शामिल बताया गया था। भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी के कार्यों पर गहरी नाराजगी जताई और जमकर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दलील दी कि ईडी ने मार्च और मई में छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन जब्त किए हैं और उनकी क्लोनिंग भी की है, जो एक अत्यधिक दखल देने वाला कदम था। ईडी ने तमिलनाडु की सरकार की शराब कंपनी टेस्मैक पर मार्च और फिर 16 मई को छापेमारी की और इन छापों में टेस्मैक के प्रबंधन निदेशक आईएएस अधिकारी एस विशाखन से 20 घंटे तक पूछताछ भी की गई। और एजेंसी ने यह दावा किया है कि दुकानों पर बोतलों की कीमत में 10 रुपए से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी। इसके अलावा शराब की आपूर्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति, बार लाइसेंस आवंटन में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया गया है। ईडी ने अपनी जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत शुरू की थी, जो कि साल 2016 से लेकर 2021 के बीच डीवीएसी यानी भ्रष्टाचार निरोधक और सतर्कता निदेशालय द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित थी। एजेंसी ने यह दावा किया है कि टेस्मैक के परिवहन, टेंडर प्रक्रिया और बार लाइसेंस आवंटन में अनियमितताएं बरती गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 23 अप्रैल के आदेश को भी चुनौती दे दी है, जिसमें ईडी को जांच की छूट दी गई थी। सरकार ने दावा किया है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है। तमिलनाडु के उत्पाद शुल्क मंत्री एस मूर्ति ने आरोप ये लगाया है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के
दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अधिकारियों को परेशान किया और ये सब केंद्र सरकार यानी मोदी और शाह के इशारे पर संभव हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध देश के लोगों के खिलाफ अपराध है और टेस्मेक के खिलाफ प्रारंभिक आरोप गंभीर हैं, जिनकी गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे अति उत्साहपूर्ण करार दिया। एक्स पर एक फैसले को लेकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया है और लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल ईडी की कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल उठाता है, बल्कि ये मोदी सरकार और राज्यों के बीच संघीय ढांचे के सम्मान की आवश्यकता को भी दर्शाता है। बहरहाल तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि डीएमके इसे केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश कर रही है। यानी कि सीधे सीधे डीएमके और तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि मोदी शाह की सरकार विरोधियों के खिलाफ और गैर बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में इस तरीके से ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें परेशान करती है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम ईडी की शक्तियों और उनके उपयोग पर एक व्यापक बहस को जन्म दे रहा है और इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ईडी जैसी एजेंसियों को मोदी शाह से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि चाहे झारखंड हो चाहे यहाँ पर दिल्ली हो, तमाम जहाँ पर विपक्ष की सरकारें होती हैं वहाँ के नेताओं पर ईडी सीबीआई एक अलग ही तरीके से शिकंजा कसती है। और यहाँ पर ये देखा भी गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसके बाद में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी कई विपक्षी नेता जो हुआ करते थे उनको भी ईडी ने कार्रवाई की और कुछ तो नेता ऐसे भी हैं कि पहले उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो उन पर तमाम जो केस थे, तमाम जो आरोप लगे थे वो बंद कर दिए गए। और ये भी देखा जाता है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तो विपक्षी नेताओं की छवियों को खराब करने की कोशिश की जाती है। और अभी आपने देखा होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक हैं तो लालू यादव पर भी ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा है वो वापस से कसने लगा है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो चाहे तमाम मामले हो। तो ऐसे में ये देखा जाता है जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए और खुद चुनावी लाभ उठाने के लिए इस तरह के काम करती है। और यहाँ पर एमके स्टालिन तो ये पहले भी कह चुके हैं कि वो दिल्ली दरबार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और आपको ये भी बताएं कि उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की याचिका पर एक ऐतिहासिक फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को भी सुनवाया था, जिससे पूरा विवाद खड़ा हो गया था और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पर भड़क गई थी, क्योंकि जो फैसला राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिलों को लेकर था कि 3 महीने के अंदर बिल पास करना ही होगा वरना वो स्वतः लागू हो जाएगा, वो भी एमके स्टालिन की याचिका पर भी ही हुआ था। और वापस से अब ईडी की सीमाओं पर यानी कि ईडी की जांच पर रोक लगा दी है और अब ईडी की सीमाओं को लेकर बात चल रही है कि ईडी की सीमाएं आखिर क्या हैं और ईडी अपनी सीमाओं को क्यों लांघ रही है, आखिर किसके प्रेशर में ईडी काम कर रही है। तो ऐसे में अगर ईडी पर कोई लगाम अगर सुप्रीम कोर्ट लगा देता है, कोई सीमाएं उसकी तय कर देता है, तो क्या वाकई केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगेगा और क्या इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार कोई बड़ा रुख भी अपना सकती है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े झटके यहाँ पर लगते जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी वक्त पर भी सुनवाई की, हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कोई फैसला आउट नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है, राजनीतिक जानकारों का कहना यह है, विशेषकर कानून के जानकारों का कहना यह है कि जिस तरह से दलीलें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने दी और तुषार मेहता की किरकिरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, तो उसके बाद में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी जीत होने वाली है और जो वक्फ बिल लाया गया था, नया वक्फ कानून, उसमें संशोधन तो जरूर होने ही होने हैं। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई ईडी पर भी लगाम लगेगी। ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं, क्या केंद्र सरकार को बड़ा झटका अब सुप्रीम कोर्ट से लगने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत।